हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में राजा और उनके राज्य। तो इससे इस वीडियो को पहले एक और वीडियो बन चुका है जिसमें हम इस चैप्टर के ऊपर के जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। आज हम उसे आगे देखेंगे। धन के लिए युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष। धन के लिए युद्ध कहिए अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष कहिए, दोनों एक ही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए सीधे चैप्टर पर। त्रिपक्षीय संघर्ष या धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस चली लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों का भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मानचित्र एक को देखें और ये कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेकर 1025 तक 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन इकट्ठा करके जो यहाँ से ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथ हार गया। आगे है चोल राज्य। नज़दीक से एक नज़र उरैयूर से तंजावुर तक
चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टेरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत उड़ियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टेरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यह जो चित्र है वह दिया हुआ है कि किसका यानी साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ, कहाँ तक बढ़ा। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपना क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। 985 में राजा बना और उसी ने उनमें से अधिकतर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यह वही मूर्ति है, यानी गंगईकोंड चोलपुरम का यह मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें देखिए। आगे है इसमें कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों की निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसे आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।